दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स हम अपना ये कर रहे थे दर्रों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर दे रखा हमारा कौन सा दर्रा है, जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, ये सिक्किम में स्थित है। और जो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचाई है इसकी, ये 4538 ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है, ल्हासा से जोड़ता है। और यह कहाँ पे है, चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, चुम्बी घाटी से होकर। फिर आता हमारा बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और इससे कौन सी घाटी, दबांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी किससे जोड़ता है, ल्हासा से जोड़ता है। किसकी राजधानी, ल्हासा, तिब्बत की। फिर यांगयाप दर्रा यह कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस दर्रे के पास से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। फिर आता है यहाँ से चीन के लिए भी रास्ता जाता है, मार्ग जाता है। फिर आता है हमारा दीफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। और यह भारत म्यांमार के बीच का एक ऐसा परंपरागत दर्रा है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। फिर आता है पांग साउ दर्रा, समुद्र तल से कितना, 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे, मांडले, जो कहा म्यांमार से जोड़ता है, मांडले से जोड़ता है। फिर आता है हमारा तुजू दर्रा यह कहाँ पे है, मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में। फिर इस दर्रे में इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है। फिर आता है थाल घाट 583 मीटर ऊंचा। यह दर्रा कहाँ पे, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। जो मैप में है नीचे इधर स्थित है पश्चिमी घाट, और इधर है पूर्वी घाट, ऐसे नीचे। फिर आता है यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। किसके, दिल्ली मुंबई के। फिर आता थाल घाट के साथ ही भोर घाट, यह पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। और पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। कौन से, पुणे बेलगांव रेल मार्ग। फिर आता पाल घाट, यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 305 मीटर है। फिर आता कालीकूट, त्रिचूर से कोयम्बटूर रोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। फिर आता हमारा चांगला, समुद्र तल से कितना, 5360 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर यह दर्रा कहाँ पे है, महान हिमालय का। यह दर्रा लद्दाख को किसी तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता हमारा लिपुलेख दर्रा यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और यह भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। कौन सा, लिपुलेख दर्रे में जो। फिर आता है इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। और यह भारत व चीन के बीच में होने वाले व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स ये दर्रे हमारे हो गए समाप्त। फिर आगे आता हमारा उत्तर का विशाल मैदान। इसमें क्या दे रखा है कि उत्तर पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण व दक्षिणी पठार, जिसको क्या, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल समतल बड़ा भाग है भूमि का। फिर है यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो कंकड़ पत्थर लाते हैं उससे निक्षेपों से निर्मित एक मैदान है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। फिर आता है लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। फिर अब भारत का उत्तरी मैदान देख सकते हो आप, ये सिंधु मैदान और गंगा मैदान जो मैदान दे रखे हैं उसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर है इसका विस्तार कितना, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और इस मैदान की पूर्व पश्चिमी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। और औसत चौड़ाई कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर। फिर है समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का क्या है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे अधिक जनसंख्या मिलती है और पानी और मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, मतलब अच्छी मिट्टी होने के कारण, और कृषि अच्छी होती है इसके कारण।
फिर आता है कि यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से कितना 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है और इसकी औसत गहराई कितनी 4000 से 400 मीटर है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर है इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां कौन सी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां सिंधु की सहायक नदियां ये। फिर गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती और सरयू, कोसी, महानदी, सोन आदि पूर्व में बहती है। फिर है उत्तर के क्षेत्र से आने वाली नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ये देख लो आप कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है और जिसका परिणाम क्या होता है? नदी द्वीपों का निर्माण होता है। फिर ये नदियां निचले भागों में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है और जिन्हें क्या बोलते हैं? वितरिकाएं बोलते हैं। फिर आता है उत्तरी मैदान के मुख्य कितने 3 भागों में बांटा गया था? कौन कौन से है? पंजाब के मैदान में उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज द्वारा निर्मित किए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग किसमें है? पाकिस्तान में स्थित है। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कितना 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। सिंधु तथा इसकी सभी सहायक नदियां हिमालय से निकलती है और इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। रावी और व्यास के दोआब को बाहरी दोआब कहते हैं तथा व्यास और सतलुज के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। फिर आता दोआब का अर्थ क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच के भाग को कहते हैं। दोआब का 2 शब्दों से मिलकर बना दो और आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना। पंज का अर्थ क्या होता है? 5 और आब का अर्थ पानी होता है, जो कि पंजाब में प्रवाहित 5 नदियों का सूचक है। फिर विशाल मैदान का दूसरा उपभाग कौन सा? राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में लगभग कितना 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और कैसा है? शुष्क प्रदेश है राजस्थान। फिर आता बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख शिथिलाकृति है। पूर्वी भाग में कई पहाड़ियाँ हैं। लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांबर, देगान, डिडवाना जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की क्या है? झीलें हैं। फिर आता है बालू का स्तूप मरुस्थलों और रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा रेत व बालू के जो जमाव से निर्मित टीलों या टिब्बों को क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पाई जाती है। फिर ऊंचाई में पर्याप्त अंतर मिलता है जो कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर से भी अधिक हो सकती है। फिर आता स्तूप समूह या श्रृंखला। स्तूप किसे कहते हैं? मरुस्थलों तथा रेतीले क्षेत्र में पवन की दिशा में अवरोध मतलब झाड़ी, वृक्ष, शिलाखंड, दीवार आदि उपस्थित होने पर रेत का निक्षेप होने लगता है और जो धीरे धीरे बालू का स्तूप का निर्माण रूप धारण कर लेता है। फिर बालू का स्तूप प्राय समूह में मिलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्तूप समूह या फिर स्तूप श्रृंखला भी कहते हैं। फिर आता हमारा गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान में क्या दे रखा है दोस्तों? इसमें शुरू करते तो सबसे पहले यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को। फिर इसका विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर की लंबाई में घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है इसका विस्तार दे रखा, जो मतलब फैली हुई जहाँ तक। जो उत्तरी भारत के राज्य कौन कौन से? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है, विस्तृत है। फिर इस मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा मैदान, सबसे पहले यह गंगा मैदान का ऊपरी भाग है।
जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है। फिर इस मैदान की 3 लघु इकाइयाँ कौन कौन से? गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड मैदान तथा अवध मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान में। फिर आता हमारा मध्यवर्ती गंगा मैदान। इसमें क्या है? यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक कितना 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में विंध्य, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार, फिर पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा तथा पूर्व में बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा इसी क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करती है। इस क्षेत्र की क्या करती है? मतलब कि सीमा बनाती है। फिर आता है मध्य गंगा मैदान को 2 भागों में उप भागों में बांटा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान जिसमें गंगा घाघरा दोआब, मिथिला मैदान और कोसी मैदान शामिल होते हैं। फिर दूसरा होता है दक्षिणी गंगा मैदान में कौन कौन से? जिसमें सोन, विभाजक, मगध मैदान और अंग मैदान शामिल है। फिर आता हमारा निम्न गंगा मैदान। निम्न गंगा का मैदान, इसका विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा तक, बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक कितना 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। फिर अब ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान या बोलते हैं पूर्वी मैदान। गंगा मैदान के पश्चिमी विशेषकर असम राज्य में सादिया के उत्तर प्रदेश से होकर धुबरी नामक स्थान तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे क्या है? पहाड़ी भाग है, पश्चिमी मैदान में नहीं है। फिर आता है इस भाग का ढाल कैसा है? क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है और ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीच में से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। फिर अब ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं के उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर कितना 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। इस प्रकार इसके अवसादों से निर्मित मैदान पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। फिर आता है भौतिक आकृतियों की भिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन कितने भागों में किया है? 4 भागों में। कौन कौन से? भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर के बारे में दे रखा है सबसे पहले